तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद 24 कैरेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड लेंथ एंगल एंड एनर्जी। पहला क्वेश्चन इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। तो इसके सोचने का तरीका ये है कि लिथियम और पोटेशियम मेटल हैं। मेटल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और लिथियम और पोटेशियम में लिथियम के साथ फ्लोरीन लगी हुई है और पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। सो ये दोनों आयनिक बनाएंगे और इनमें से फ्लोरीन ज्यादा फेमस है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद आपके पास ये दो कंपाउंड है, ये दोनों कोवलेंट है। कोवलेंट कंपाउंड में वैसे तो डायपोल मूवमेंट देखी जाती है, लेकिन एक सिंपल अप्रोच बनानी हो याद करने के लिए तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑब्वियसली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर अक्सर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सबसे पीछे ऑब्वियसली नाइट्रोजन आ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है नॉन पोलर है। इसमें आयनिक कैरेक्टर होने का मतलब ही नहीं। ये आंसर है। इसका हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा। तो ये एक ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरिनियम। इन्हीं के कंपाउंड है ये H2O, H2S, H2Se और H2Te। आपको ये सिखाया गया था कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ शेप शेप लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ऑल आर सेम। अगर ये तीनों चीजें सेम होती हैं, इन दैट केस बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। इसीलिए पानी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा जो 104.5 है। उसके बाद इनका जो बॉन्ड एंगल है, जैसे इसका 92 है, इसका 91 है, इसका 90 है, तो ये बॉन्ड एंगल आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो देखो हमें पता ही है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल। तीन बॉन्ड तोड़ने हमेशा से ही मुश्किल होते हैं। आपको कहा भी गया है कि बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 10 वेयर x इज BF बॉन्ड एंगल इन BF3। तो BF3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। Y इज द बॉन्ड एंगल इन NO2 प्लस। NO2 प्लस की जो शेप है वो लीनियर है, H के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। इसमें बॉन्ड एंगल 180 होगा। और Z इज द बॉन्ड एंगल इन XeF4। XeF4 की जो शेप है वो प्लानर, स्क्वायर प्लानर है। और इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री में है। तो सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा।
विच इज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड। बाकी सब बॉन्ड में जो दिक्कत है वो है लोन पे रिपल्शन, क्लास नोट्स में कवर्ड है। यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे 1 लोन पेयर है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड जब बनता है तो कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, क्योंकि लोन पे रिपल्शन बॉन्ड एनर्जी को घटा देती है। BF3 में BF बॉन्ड की लंबाई 1.30 है। BF3 अगर Me3N के साथ रेड करके कंपाउंड बनाती है तो बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। सो बेसिकली BF3 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और ये जो N-मी3 लिखा हुआ है, मी3 मिथाइल को कहते हैं। और इस पे एक लोन पेयर भी होता है। आप इसको बिल्कुल अमोनिया जैसा देखो। याद रखो, जब भी कभी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है वो sp3 होता है विद 1 लोन पेयर। अगर ये अपना लोन पेयर बोरोन के साथ शेयर करेगा, अगर ये अपना लोन पेयर बोरोन के साथ शेयर करेगा, इन दैट केस बोरॉन का जो ऑर्बिटल खाली रह गया था वो भी बॉन्ड बना लेगा और उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बस एनसीईआरटी में अमोनिया था, यहाँ पे N-मी3 है। मैं आपको इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ था क्वेश्चन में। सो BF3 का रिएक्शन है N-मी3 के साथ। मी3 इज मिथाइल, शॉर्ट एब्रीविएशन। सो ये sp2 था, ये sp3 था। अब ये भी sp3 हो गया, और ये तो sp3 पहले भी था और अभी भी है। ना ज्ञान क्या है कि sp2 कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड, और जब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा तो ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, जो BF बॉन्ड की लंबाई है वो 1.30 है BF3 में। तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, एडक्ट बनने के बाद, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन शिफ्ट हो जाएगी, बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी। इट विल बी ग्रेटर देन 1.30। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सब कुछ कराया हुआ है। आप हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक चेक करो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस CH बॉन्ड की सबसे ज्यादा है और किसकी कम है। अब देखो, यहाँ पे कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रही है, और कार्बन अगर एक पाई बॉन्ड बनाए तो sp2 होती है। यहाँ पे कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रही है तो ये sp है। ये वाली कार्बन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रही है तो ये sp3 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, sp कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड, sp2 कार्बन में एक लॉन्गर बॉन्ड है, sp3 कार्बन में एक द लॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा थर्ड में होगी। सॉरी, सबसे कम लंबाई जो है वो थर्ड में, सबसे ज्यादा लंबाई थर्ड में होगी, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। आपसे सॉरी बॉन्ड एनर्जी पूछी। सो बॉन्ड एनर्जी आपको पता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब सबसे मुश्किल होगा ये वाला बॉन्ड तोड़ना, क्योंकि ये छोटा और स्ट्रांग है। तो सबसे स्ट्रांग होगा सेकंड, उसके बाद होगा फर्स्ट, एंड देन थर्ड। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। आपसे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा है जो रिवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ है। आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो इथेन, इथीन, बेंजीन और इथाइन, इन सब में CH बॉन्ड है। सो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं।
सो इसका जो ऑर्डर है वो है, सबसे ज्यादा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है वो इथेन में है। इसके बाद बेंजीन में। देखो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो वन है। बेंजीन में होती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस के कारण जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एवरेज हो जाता है। ये बॉन्ड पहले डबल था, अब यही बॉन्ड सिंगल हो गया, सो बॉन्ड ऑर्डर एवरेज लेना पड़ेगा। इथीन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो टू है। और इथाइन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो थ्री है। सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी इथेन में, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर वन है। फिर बेंजीन, इसका बॉन्ड ऑर्डर डेढ़ है। फिर इथीन, बॉन्ड ऑर्डर टू, एंड देन इथाइन, बॉन्ड ऑर्डर थ्री। Polarity of a molecule and hence the dipole moment primarily on the electronegatiivity. Which of the following has highest dipole moment? देखो जी, CO2 की शेप होती है लीनियर, तो दोनों सेम वेक्टर कट जाएंगे, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। इसके अलावा HI एक ही डाइपोल है, पानी, एंड देन SO2। ये इनकी शेप है, ये सारे पोलर हैं, ये इनके डाइपोल्स हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखा के आपको डाइपोल की। सो डाइपोल की एरो जाएंगी टुवर्ड ऑक्सीजन। नाउ ये तो नॉन पोलर हो गया, ये सारे पोलर हैं। अब मैं कैसे सोचूं कि किसकी मूवमेंट हाई होगी? तो आप देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो डाइपोल मूवमेंट हाई होती है। इसलिए आपका जो सोचने का तरीका है वो ये है, पानी की जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा कि आप वैल्यू याद करो। आप ये देखो, जब हम आपको वैल्यू देते हैं तो आप बेहतर समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये देखो, अब ये तो यहाँ तो था ही एक डाइपोल, और वो भी आयोडीन कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, पर यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क ज्यादा है। तो ये 1.6 डिवाई है, देखो 1.84 है। तो क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए वो बॉन्ड ज्यादा पोलर है। एनसीईआरटी ने एक डिस्कशन दिया हुआ है, हम नहीं पढ़ाते, मतलब ये हमारी कमी है, हम नहीं पढ़ाते। एनसीईआरटी डाइपोल मूवमेंट को इस प्रकार से दिखाती है, वैसे बड़ा आसान तरीका है, तुम्हें आता है, बट एक फिर भी पता होना चाहिए वो ऐसे। तो डाइपोल मूवमेंट के लिए इस प्रकार की एरो लगाई जाती है, और बड़ा आसान है, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ना वहां पे ये वाला साइन, और जहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे ये एरो जाती है। सो नाउ यू कैन मैच, एरो होनी चाहिए फ्लोरीन की तरफ। ये देखो ये, तो ये बॉन्ड हो गया, और उसके नीचे उसने दिखा दी डाइपोल मूवमेंट की एरो। तो ये तरीका आपको सीखना है। बॉन्ड एंगल NF3 में NF3 से कम क्यों होता है, तो मैंने ये आपको क्लास में कराया हुआ है। अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को देखो तो इनमें सेम शेप है, पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3।
लोन पेयर की संख्या भी सेम है, एक एक ही है। ऐसे में आपसे कहा था अगर इतनी चीजें सेम हो और देखो होस्ट भी सेम है, ऐसे में बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गेस्ट। अगर गेस्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो बॉन्ड एंगल कम होगा। आप नोट्स पढ़ो, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि ये फ्लोरीन क्या करेगी, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ एक्यूमुलेट नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाएगी, जिससे इनमें रिपल्शन बढ़ेगी, और रिपल्शन कम करने के लिए बॉन्ड एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो मैच करता है वो है सी, है ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द टू मॉलिक्यूल। यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन छीन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड रिवर्स है। ये देखो ऐसे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोलैरिटी उल्टी है। जो भाव यही है कि क्लोरीन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाती है, जिससे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ एक्यूमुलेट हो जाती है, जिससे रिपल्शन बढ़ती है और बॉन्ड एंगल बढ़ता है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा हुआ है, छोटे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये ग्राफ में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, हर बच्चे के बस में नहीं है इसको पढ़ना। ये जीरो वैल्यू है, इसका मतलब ये सारी नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। इसको ऐसे पढ़ना है, जब एडी बॉन्ड बनता है तो कितनी -350 के आसपास हीट लॉस होती है। माइनस का मतलब होता है हीट लॉस। और जब एसी वाला बॉन्ड बनता है तो लगभग 450 हीट लॉस होती है। जब ए बी बॉन्ड बनता है लगभग 550 हीट लॉस होती है। जब ए बॉन्ड बनता है तो लगभग 350, 450 के आसपास ही हीट लॉस होती है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इसके अंदर एसी, ए बी। कारण क्योंकि जिस बॉन्ड को बनने के दौरान सबसे ज्यादा हीट लॉस होगी, वो बॉन्ड इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। हमेशा याद रखो, जिस बॉन्ड को बनने के लिए ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में हीट लॉस होना अच्छी बात मानी जाती है, हीट एब्जॉर्ब होना बेकार बात मानी जाती है। सो इस डाटा से आप क्या देख सकते हो, इस डाटा से आप बॉन्ड एनर्जी समझ सकते थे। जिसमें ज्यादा हीट लॉस हुई है दैट बॉन्ड इज स्टेबल। और जो स्टेबल है मजबूत है, स्ट्रांग है। और अगर स्ट्रांग है तो ये बॉन्ड छोटा भी होगा, क्योंकि छोटे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ए बी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, क्योंकि इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है और छोटा भी है लंबाई में। बॉन्ड एंगल पूछे हुए हैं, एच के फॉर्मूले से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। कुछ में एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। सो BF3 sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं है, 120 का एंगल है, ये sp3 है। अमोनिया फेमस केस है, इसका बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए। PF3 भी sp3 है, लेकिन आपको इसका बॉन्ड एंगल याद नहीं होगा। I3 - sp3d होता है, इसकी लीनियर शेप होती है, इसमें बॉन्ड एंगल 180 है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है I3-, उसके बाद है BF3, उसके बाद है NH3, और उसके बाद PF3, क्योंकि PF3 के अंदर ये देखो क्लोरीन फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगी, जिससे बॉन्ड एंगल घट जाता है। सो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो एक्सपीरियंस लगेगा, समझदारी लगेगी, एच का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन शेप निकालनी आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। डायपोल मूवमेंट मोर देन जीरो। सो डायपोल मूवमेंट
पानी की बेंड शेप होती है, इसका मतलब इसकी डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगी, इनफैक्ट ये हाईली पोलर है। मीथेन, चार सेम वेक्टर, टेट्राहेड्रल, जीरो मूवमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, दो सेम वेक्टर, 180 डिग्री, कोई लोन पे नहीं है, मूवमेंट जीरो। नाइट्रोजन, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल ही नहीं है, तो डायपोल मूवमेंट कैसे आएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मूवमेंट? तो उसका आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चार सेम वेक्टर 109.5 पे लगे हों, टेट्राहेड्रल शेप में लगे हों, तो नेट डायपोल मूवमेंट जीरो आती है। फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है, SO2 और पानी, SO2 और पानी दोनों की वी शेप होती है, ये बात सच है। ये SO2 की शेप है और ये पानी की शेप है। द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन वाटर, ये बात भी सही है। पानी में बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, SO2 का बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, तो ये बात भी सच है। पर इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, बी आंसर है। पानी का बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन बैठी हुई है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दो लोन पेयर है। पानी के बारे में तो हम ये भी कहते हैं कि आप याद करके चलो कि पानी जो है अ, उसका बॉन्ड एंगल कितना है। SO2 में अभी भी सेम फंडा मैं आपको बोलूंगा, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर के पास इकट्ठी नहीं होगी, जिससे बॉन्ड एंगल घटता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाए तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे इकट्ठी होगी तो रिपल्शन से एक्सपेंशन होती है। सो एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज है, आप पढ़ते जाओगे तो सीखते जाओगे। दो OH बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक फर्स्ट OH बॉन्ड एंड अदर OH बॉन्ड इज सेम, ये फॉल्स है। ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। आप इसको अभी मत करो, ये इस चैप्टर का नहीं है, सो लीव इट फॉर दिस चैप्टर। थर्मो शुरू हो ही गया आपका, वहां पे बात करेंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, बट द बॉन्ड एंगल इज 107, ये सच है। डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड द बॉन्ड पेयर बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल सच है जी। नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है उसको धक्का मारता है, जिससे बॉन्ड एंगल घटता है। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, परफेक्ट आंसर है। बॉन्ड एंगल H2S का ज्यादा होता है पानी से, ये गलत है। H2O, H2S, H2Se, H2Te, नीति दी थी बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ होस्ट, अगर बाकी सब चीजें सेम है तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम जैसे जैसे बढ़ती है बॉन्ड एंगल घटता है, गलत। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ती है बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, सो बोथ आर रॉन्ग। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दोनों रॉन्ग होंगे, सो बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट का। पानी की डायपोल मोमेंट होती है 1.84 CO2 की जीरो होती है क्योंकि लीनियर शेप है। एक्सपीरियंस, अमोनिया ऑब्वियसली इज, बची हुई वैल्यू अमोनिया की होगी। HCl पोलर है, एक्सपेक्टेड डायपोल मोमेंट इज 6.12, बट एक्सपेरिमेंट शोज द मोमेंट इज 1.03। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला मेरे पैकेज में दिया हुआ है। इसको निकालने का फॉर्मूला ये है कि
एक्चुअल डायपोल मोमेंट कितनी है, और अगर 100% आयनिक अज्यूम कर लें तो डायपोल मोमेंट कितनी है। तो वो कह रहा है अगर मैं ये मान लूं कि ये टोटली पोलर हो जाए, मतलब ये 100% आयनिक हो जाए, तो मूवमेंट आनी चाहिए 6.12। बट एक्चुअली जो मूवमेंट अभी आ रही है वो 1.03 है। सो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 17%। मैंने कोई न्यूमेरिकल तो नहीं कराया, लेकिन ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। पानी डाईपोलर है, वेयर एज BeF2 नॉन पोलर है। क्यों? पानी पोलर है क्योंकि पानी में दो वेक्टर बेंड शेप के हैं, ये दोनों डाईपोल अपवर्ड जा रहे हैं, डायपोल मूवमेंट ऐड कर रही है, डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं आएगी। लेकिन BeF2 की शेप लीनियर है, और यहाँ पे दो सेम वेक्टर 180 डिग्री पे हैं, दे कैंसल आउट रिजल्टिंग इन द जीरो मूवमेंट। पानी एंगुलर है और BeF2 लीनियर है, यही अल्टीमेटली मूवमेंट का कारण बना। डायपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया इज ड्यू टू ऑर्बिटल डाइपोल एंड द रिजल्टेंट डाइपोल इन द सेम डायरेक्शन। ये देखो, ये अमोनिया है, इसमें लोन पेयर का जो डाइपोल है उसकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इन तीनों हाइड्रोजन के डाइपोल की भी है। सो ऑल डाइपोल्स आर एडिंग अप, जिससे वेरी हाई डाइपोल मूवमेंट आती है। तो ये सही है। BF3 में बॉन्ड डाइपोल्स आर हायर बट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। ये बात सच है, क्योंकि BF3 में तीन सेम वेक्टर 120 डिग्री पे लगे हुए हैं, इनमें नेट रिजल्टेंट जीरो आता है। डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। O2H2 शो डाइपोल ड्यू टू पोलराइजेशन, मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि O2 और जो F2 हैं इनमें दोनों सेम एटम होने के कारण ना तो इनमें डाइपोल है, ना इनमें कोई डाइपोल मूवमेंट है। नॉन पोलर नेचर किसकी है? नॉन पोलर है SbCl5, क्योंकि आप H का फॉर्मूला लगाओ, इसकी शेप है sp3 का ढांचा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे एट इक्वेटोरियल। 5 मेहमानों की बैठने की सीट है, मेहमान 5 आ भी गए हैं, और मैंने आपको ट्रेनिंग दी हुई है। दो सेम वेक्टर लीनियर, तीन सेम वेक्टर प्लानर, चार सेम वेक्टर टेट्राहेड्रल, पांच सेम वेक्टर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नेट रिजल्टेंट जीरो आता है। इसलिए इसकी नेट डायपोल मूवमेंट जीरो आएगी, और ये नॉन पोलर माना जाएगा। बाकियों की जब आप शेप निकाल लोगे तो आप समझ जाओगे कि उनकी मूवमेंट जीरो नहीं आ सकती। जैसे इसकी बेंड शेप है, इसमें टेट्राहेड्रल है, लेकिन आप देख रहे हो बॉन्ड डिफरेंट है, सिमेट्रिकल नहीं है। और ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, जिसमें अगेन आप देख सकते हो सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है। जब भी कभी बॉन्ड डिफरेंट हो जाते हैं तो मूवमेंट आने के चांसेस कम, जीरो आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसकी नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट है, तो आंसर है HI, क्योंकि CCl4 में चार सेम वेक्टर टेट्राहेड्रल, जीरो मूवमेंट। HI में सिर्फ एक ही डाइपोल है तो वो कट नहीं सकता। CO2 में दो सेम वेक्टर 180, BF3 में तीन सेम वेक्टर 120। Which of the following molecule has least dipole moment? सबसे कम डायपोल मोमेंट किसकी होगी? तो इसमें थोड़े आंसर जो है वो गलत है। इसको ऐसे कर लेते हैं, पानी आपको पता है इसकी बड़ी हाई मूवमेंट होती है, इसकी डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती है। BF2 में दो सेम वेक्टर 120 पे लगे हैं तो मूवमेंट जीरो आएगी। अमोनिया में
पिरामिडल शेप है, मूवमेंट जीरो नहीं हो सकती। NF3 आपको याद है कि इसकी मूवमेंट भी जीरो नहीं हो सकती। लोन पेयर के कारण जो मूवमेंट है वो ऊपर जाएगी, यहाँ पे मूवमेंट नीचे आएगी, बट कैंसिलेशन के बाद मूवमेंट कम हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं हो सकती। BF3 में तीन सेम वेक्टर प्लानर लगे हुए हैं तो मूवमेंट जीरो आ जाएगी। तो डबल मूवमेंट BF3 की भी जीरो है, BF2 की भी जीरो है, यही दोनों इसके आंसर माने जाएंगे। क्वेश्चन में लीस्ट कह रखा था, इन दोनों की लीस्ट है। नॉन जीरो मूवमेंट किसकी होगी? तो आंसर है पानी, क्योंकि बेंड शेप है। हम तो वैल्यू भी याद करने के लिए कहते हैं। बाकी में आप देख सकते हो चार सेम वेक्टर, दो सेम वेक्टर, ये भी आप देख सकते हो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। इनमें से कौन से आयंस जो हैं वो प्लानर है और जीरो मूवमेंट है? सो ये है कार्बोनेट, इसकी प्लानर शेप है। XeF2 की लीनियर शेप है। और SO2 की बेंड शेप है। मूवमेंट जीरो के बारे में बात हो रही है। तो इसकी प्लानर शेप है और इसकी जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो जीरो है, क्योंकि सेम वेक्टर रेंज है 120 डिग्री पे। ये भी प्लानर शेप होते हैं, याद करो लीनियर भी प्लानर ही है, थोड़ा मैथ्स लगा लो गरीबों। दो बॉन्ड अगर हैं तो वो एक प्लेन में ही है लीनियर में। सो इसकी मूवमेंट भी जीरो आती है बिकॉज कैंसिल हो जाता है। इसकी मूवमेंट जीरो हो नहीं सकती, पीछे भी इसकी वैल्यू दे रखी है, बेंड शेप है। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, ये आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन द लिक्विड फॉर्म when a charge comb is brought near the flowing stream, how many molecules shows deflection? देखो ये जो है ना आपकी कंघी जो है वो चार्ज्ड है, ठीक है। तो आपके पास ना दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इन पे खुद पे भी चार्जेस होते हैं। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता चार्ज स्पीसीज का। तो आपको इसमें देखना है कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। डिफ्लेक्शन वो दिखाएंगे जो पोलर होंगे। तो बेसिकली सवाल अब बदल गया, सवाल हो गया कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। तो आओ एक बार लिस्ट चेक करते हैं और एक्सपीरियंस का, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ाने वाला क्वेश्चन है ये। सो O2 नॉन पोलर है, सोचने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज दोनों सेम वेक्टर बैठे हुए हैं। HF में एक ही डाइपोल है तो ऑब्वियसली ये पोलर है। पानी बेंड शेप है, पोलर है। अमोनिया देखो एक्सपीरियंस है, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए इसके, पता ही है पोलर है। H2O2, ये नया आपके लिए। H2O2 जो होता है ना इसकी ओपन बुक शेप होती है और इसमें इसकी जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो बेसिकली जीरो नहीं होती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ये वेक्टर जा रहे होते हैं ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं, इसकी नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है, ये पोलर है। CCl4 आपको पता ही है, चार सेम वेक्टर टेट्राहेड्रल, मूवमेंट कट जाएगी। देन वी हैव क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की डायपोल मूवमेंट इसलिए जीरो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। आप देखो हमेशा कहते हैं ना चार सेम वेक्टर, यहाँ पे तीन वेक्टर सेम है एक अलग है। हमेशा याद रखो जहां पे भी सिमेट्री खराब होती है ना वहां मूवमेंट जीरो नहीं आती। देन वी हैव बेंजीन। मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको नॉन पोलर माना जाता है।
क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं है। एंड देन वी हैव क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे आप महसूस कर सकते हो कि यहाँ पे एक ही डाइपोल है, और जहां एक ही डाइपोल होता है वहां पे मूवमेंट कैंसिल नहीं हो सकती। सो अब आप लिस्ट वेरीफाई कर सकते हो कौन से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे जो पोलर होंगे। तो पोलर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 मॉलिक्यूल पोलर है। डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर होगा पानी, अमोनिया और क्लोरोफॉर्म। ये ऑर्डर सही है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, उसके लिए आपको एच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। XeF4 की प्लैनर शेप आती है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। XeO3 पिरामिडल शेप आती है, इसमें 1 लोन पेयर है। और XeF2 की लीनियर शेप आती है, इसमें 3 लोन पेयर है। तो ये ऑर्डर नंबर ऑफ लोन पेयर्स का गलत है, क्योंकि इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 1 है। OH बॉन्ड, CH बॉन्ड, NO बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, ये ऑर्डर गलत है, क्योंकि CH बॉन्ड जो होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, तो CH बॉन्ड जो होता है इसकी जो लंबाई है, तो मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग बीच में होल्ड की थी क्योंकि मुझे डाटा चेक करना था। तो OH बॉन्ड लेंथ जो है वो 96 है, CH इज 106 और NO इज 140। सो ये जो ऑर्डर है ये आपका गलत है। NO बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनमें लोन पेयर है। लोन पेयर रिपल्शन के कारण दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिससे लंबाई बढ़ जाती है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये सही है, क्योंकि N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड होता है और HH में सिंगल बॉन्ड होता है। तो कौन सी बातें इसमें करेक्ट थी? तो इसमें ए और बी करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, गलत। NHS एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। ये अमोनिया आएगा। In ammonia, the atomic dipole and bond dipoles are in the opposite direction. गलत। So both are wrong. तो पहला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, फ्लोरीन की 4 है, इसकी 2.1 है। सो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा बोला हुआ था, तो गलत हो गया। दूसरी चीज आ रही है अमोनिया में, जो आपके लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई है और जो आपकी बॉन्ड्स के कारण क्रिएट हुई है, दे ऑल गो इन द सेम डायरेक्शन। इसने बोला हुआ है ऑपोजिट में जाता है। सो बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। डायपोल मोमेंट अमोनिया की ज्यादा होती है NF3 से, बिल्कुल होती है जी। इन NF3 द ऑर्बिटल मूवमेंट इज ड्यू टू द लोन पेयर रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ NF बॉन्ड। बिल्कुल सही आंसर है जी, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। NF3 में लोन पेयर के कारण जो डायपोल मूवमेंट जा रही है उसको कैंसल आउट कर रहा है फ्लोरीन के कारण जो मूवमेंट आ रही है, जिससे नेट डायपोल मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस पर ध्यान लगाओ। और आप देख रहे हो काफी सारे क्वेश्चन इसके आसपास बुने होंगे। BF3 की मूवमेंट 0 होती है, बिल्कुल सही बात है। BF3 की शेप ट्रायंगल प्लानर होती है, ये सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो इसकी मूवमेंट 0 है, क्योंकि
तीन सेम वेक्टर, सुनते हो, सिमेट्री, तीन सेम वेक्टर अगर प्लानर शेप में हो तो मूवमेंट करती है। डायपोल मूवमेंट CCl4 की जीरो होती है, सही बात है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल चार सेम वेक्टर टेट्राहेड्रल में आएंगे तो जीरो मूवमेंट हो जाएगी। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हो। CH2Cl2 नॉन पोलर है, गलत। जो CH2Cl2 है, इनमें डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं हो सकती। आप देख देख लो। अब देखो, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो यू कैन जस्ट फील दैट ऑल वेक्टर्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सो देयर इज एडिशन इफेक्ट। सो दिस इज नॉट नॉन पोलर, इट इज पोलर। मॉलिक्यूल विद जीरो मूवमेंट इज नॉन पोलर, ये बात सही है। जिनकी मूवमेंट जीरो होती है उन्हें नॉन पोलर मानते हैं। बी आंसर है। अमंग द फॉलोइंग, बीई कौन से मॉलिक्यूल की नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट है? तो हम चेक करते हैं। पहला है BeF2, लीनियर शेप, डायपोल मूवमेंट जीरो। BF3, तीन सेम वेक्टर, डायपोल मूवमेंट जीरो। पानी, बैंड शेप, नेट डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं हो सकती। CCl4 चार सेम वेक्टर टेट्राहेड्रल, डायपोल मूवमेंट जीरो। HCl एक ही वेक्टर है, उसकी मूवमेंट जीरो नहीं हो सकती। अमोनिया, पिरामिडल शेप, मूवमेंट जीरो नहीं हो सकती। रेजोनेंस, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो एल्कोहल को ओवरकम करना पड़ेगा? तो आपको पता है इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे छोटा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है, और नाइट्रोजन का साइज और बड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सही बात है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है, गलत। इंट्रा होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होती है, गलत। दो HF के बीच में इंटर होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट, सही। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये ऑर्डर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज ए पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, सही बात है। इससे बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी वगैरह प्रभावित होते हैं। तो कौन सी बातें करेक्ट है? सो A, D और E। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ हीलियम, द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF लिखा हुआ था। हाँ, ये मिसप्रिंट हो रहा था, HF लिखा हुआ। सो बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज्यादा होता है, देखो। ये ऑर्डर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, HF का 19.5 है और इसका -33 है। सो बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के साथ वेरी नहीं कर रहा।
बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मजबूती के साथ भी वेरी नहीं कर रहा। उसकी वजह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लार्जर इन नंबर इन वाटर। देखो सोचते क्या है बच्चे कि भाई HF ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये सच है। और ऑक्सीजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हल्की वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अमोनिया की और वीक होती है। फिर भी बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज्यादा क्यों है? तो इसके बारे में ये कहा जाता है एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये बड़ी यूनिक चीज है। ऐसे इसकी हम ट्रेनिंग कम दे पाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे जेई के क्वेश्चन थोड़े से आते हैं तो ये सीखने का मौका मिलता है। तो एक्चुअली एक पानी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठा है, सो यू हैव टू ब्रेक 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। लेकिन इफ वी कंपेयर विद HF, तो एक HF का जो मॉलिक्यूल है वो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है ऐसे, एक यहां से और एक यहां से। तो हालांकि HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन पानी, बट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या कम है इसीलिए ओवरऑल ज्यादा एनर्जी लगती है पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एज कंपेयर टू HF। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन फोर्स, सही है। सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सही है। आयनिक बॉन्डिंग इज नॉन डायरेक्शनल, सही है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर रेफर्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन, गलत। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव। सिग्मा बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर नॉट मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दे कैन नॉट मूव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज फॉल्स? वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सही है। आपको आता नहीं है बट ये सही है। वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, बिल्कुल सही है। पानी को एम्फोटरिक कहते हैं। एम्फोटरिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड बेस दोनों की तरह काम करते हैं। देर इज ए एक्सटेंसिव इंट्रा, नहीं, नो, नो, गलत। आइस फॉर्म बाय हेवी वाटर सिंक इन नॉर्मल वाटर, ये सही है। देखो ये है आपका नॉर्मल पानी, आपने बर्फ बनाई है ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर होता है D2O, क्योंकि वो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, तो ये सही है। तो सी आंसर इज रॉन्ग। पानी में इंट्रा नहीं होती, इंटर होती है। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन ऑफ ओजोन, गलत। ओजोन में सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं। BF3 हैज नॉन जीरो मूवमेंट, गलत। इसकी मूवमेंट जीरो होती है क्योंकि सिमेट्रिकल प्लानर शेप है। डायपोल मूवमेंट NF3 की ज्यादा होती है अमोनिया से, गलत। अमोनिया की ज्यादा होती है, पीछे करा दिया। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स आर ड्रॉन फॉर कार्बोनेट, सही। कार्बोनेट में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर, गलत। पोलराइजेशन पावर चार्ज पे डिपेंड करती है, तो एल्यूमिनियम की पोलराइजेशन पावर मैग्नीशियम से ज्यादा है और मैग्नीशियम की सोडियम से। बॉन्ड लेंथ, गलत, क्योंकि CO बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और CO2 में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई कम होती है। BeCl2 BF3 NH3, ये ऑर्डर सही है क्योंकि इन NH3 सारे डायपोल एक डायरेक्शन में है और इसकी मूवमेंट जीरो है। बॉन्ड एंगल H2S अमोनिया, H2S का बॉन्ड एंगल 90 होता है, अमोनिया का 107 होता है। SiH4 शेप निकालोगे टेट्राहेड्रल आएगी और BF3 का 120 होता है, तो गलत। करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग? तो C और O में ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बोनेट में रेजोनेंस होती है।
रेजोनेंस के कारण बॉन्ड ऑर्डर एवरेज आ जाता है। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2। सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड की लंबाई होगी कार्बोनेट में, फिर CO2 में, फिर CO में। Addition of different ions in the aqueous solutions are example of, जब कोई आयन पानी में जाता है। हाइड्रेशन, पानी के द्वारा घेराव, तो वो पानी के साथ अट्रैक्शन बनाता है। ये आयन है, ये डाइपोल है। हर पोलर कंपाउंड को डाइपोल कहते हैं। तो दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन। 12th में इसके बारे में पढ़ाते हैं, बट इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे क्वेश्चन आया तो सीख लें। वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसका होगा? CO2 में डबल बॉन्ड है। एसीटेट में रेजोनेंस होती है। ये बॉन्ड अभी डबल है, फिर ये सिंगल है, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 1.5। CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 है। कार्बोनेट में पीछे दिखाया था मैंने 1.33 बॉन्ड ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ भी रेजोनेंस होती है। HCHO में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। उसने बोला है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कहाँ पे होगा? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा 1.33, कार्बोनेट। वीकेस्ट अट्रैक्शन कौन सी होगी? ये बनाता है जी वंडरवॉल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डाइपोल डाइपोल। तो हीलियम एटम है, एटम नॉन पोलर होते हैं और इनमें सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है, वंडरवॉल। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा है। एक पानी कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? मैंने पीछे भी आपको दिखाया, 4। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्कूलों में आ सकता है आपको। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे स्टेबल फर्स्ट है, क्योंकि चार्ज कंजिक्यूटिव एटम पे है। ये रूल दिया गया था कि अगर प्लस और माइनस चार्ज आता है तो चार्ज साइड बाय साइड प्रेजेंट होना चाहिए, इससे अट्रैक्शन होती है और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद सेकंड, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज है लेकिन ये चार्ज सेपरेट हो रहा है, दूर जा रहा है, साइड बाय साइड नहीं है, बल्कि दे आर फार, प्लस माइनस दूर हो गए हैं, इससे अट्रैक्शन घटती है और स्टेबिलिटी खराब होती है। इसके बाद थर्ड है, क्योंकि थर्ड में अच्छी बात यह है कि थर्ड पीछे क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, विच इज नॉट ए गुड थिंग। हालांकि चार्ज साथ साथ है, लेकिन चार्ज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, विच इज नॉट ए गुड थिंग, बट प्लस माइनस साइड बाय साइड है, विच इज गुड इन दैट वे। ये बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव भी आ गया और चार्ज भी सेपरेट हो गया। रेजोनेंस के रूल पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसमें ये कहा गया, या तो चार्ज आए ना, आता है तो फिर नेबरिंग एटम पे होना चाहिए। कार्बोनेट कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पीछे बनाए थे मैंने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर फॉर्म बाय मैनी कंपाउंड, the boiling point of such compound depend upon the strength of hydrogen bonding and the number of hydrogen bond. The correct order of boiling point is, तो मैंने आपको दिया था, पानी, HF, अमोनिया।
Hypothetical diatomic molecule with the bond order 0 is quite stable. डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर वो स्टेबल कैसे हुआ? एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये भी फॉल्स है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, सो बोथ आर रॉन्ग। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। हमने कुछ क्वेश्चन एम्स के, जेई के लिए हैं, उसमें कई बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें बोथ रॉन्ग होते हैं। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जीज ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म, फॉल्स। आपको बताया गया था कि जो हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी सबसे कम मानी जाती है। हाइब्रिड के बारे में कहते हैं इट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो उसकी एनर्जी इज मिनिमम। अगर ये 10 जूल है तो ये 50 जूल है, तो बात को समझो। हमेशा हाइब्रिड की एनर्जी एक्चुअल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी से कम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर, ये सही है। आप देखो जब हाइब्रिड बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप ऐसे गोले गोले मार्क करते हो। इसका मतलब ये है कि आप एक सिंगल स्ट्रक्चर से हाइब्रिड को नहीं दिखा सकते। आप इसका लुईस डॉट नहीं बना सकते। क्या बनाओगे इसका लुईस डॉट? तो कभी भी याद इसको समझो, हाइब्रिड का कोई सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता। हम ऐसे ही मूवमेंट को हाइपोथेटिकली डॉट 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 करके दिखा देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है हाइब्रिड का। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट, सही बात है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये ऑर्डर है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रा, इंट्रा, हाँ इंट्रा इसमें सही है, लेकिन इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, सो बी आंसर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मैं बना के दिखा रहा हूँ ये रहा। पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। C2H6, C2H6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंट्रा बनाता है, बनाता है। HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो आप देखो कितनी स्पीड से मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हूँ, सोच सकता हूँ। इसमें कई साल लगते हैं, सो लिखा करो जरा। सो कितने मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। नेक्स्ट वी हैव माइक्रो ऑर्बिटल थ्योरी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सी सही है। आपको पता है N2 के अंदर एटॉमिक नंबर 1 से 7 का फंडा चलता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x पहले आएगा, फिर सिग्मा 2p z आएगा। देखो प्लस के सामने प्लस आ रहा है, और ये प्लस के सामने प्लस आ रहा है, और ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। प्लस के सामने प्लस आ रहा है, माइनस के सामने माइनस आ रहा है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, सो ये पाई बॉन्ड है। देखो ऑपोजिट आमने सामने आ रहे हैं, तो पहली बात तो हो गया कि ये एंटी बॉन्डिंग है, और दूसरा एक ही लाइन में आ रहा है, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग बट एंटी बॉन्डिंग इज सिग्मा स्टार। पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट सिमेट्री आ गई, तो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सो He, H माइनस, He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्लस हाइड्रोजन में एक होता है, एक चला गया, दो रह गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। इसका MOC होगा सिग्मा 1s2।
माइक्रो ऑर्बिटल सब्सट्रैक्शन से जो बनते हैं, दे आर एंटी बॉन्डिंग। ये डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू लेंथ। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल लिखने का तरीका है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल हैज ए नोड बिटवीन न्यूक्लियाई। ये बात सच है। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें नोड होती है, जैसे ये। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल, टू इलेक्ट्रॉन वेव्स रीइंफोर्स मतलब ऐड होती हैं। सही है। Microorbital obtained from 2px and 2py orbitals are symmetrical around their bond axis. False. 2px and 2py में माइक्रो ऑर्बिटल बन ही नहीं सकते क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम नहीं है। एंटी बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये बात सही है। जब पाई बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के ऊपर होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के नीचे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। देखो प्लस के सामने माइनस आ रहा है तो एंटी बॉन्डिंग हो गया, और साइड वाइज ओवरलैप तो पाई स्टार हो गया। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डीजेनेट। डीजेनेट का मतलब होता है ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है। तो पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। आप देखते हो जब आप माइक्रो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप लिखते हो ना पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। According to the microorbital theory, which of the following statement about the magnetic character is correct? O2 और O2 प्लस के बारे में बात है। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन भर के देख लेना, ये आ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स वन, आखिरी में पाई स्टार टू पी वाई वन। ये आ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स वन और पाई स्टार टू पी वाई जीरो। कॉन्फ़िगरेशन आपको अपने आप भरना है। तो बेसिकली ये पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन O2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं आपको याद है, शॉर्टकट फॉर्मूला। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, हाफ 10 माइनस 6 2 आ गया। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, सो हाफ 10 माइनस 5 2.5 आ गया। सो पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर मोर देन O2। पैरामैग्नेटिक है O2 प्लस और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है O2 से। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है तो शॉर्टकट फॉर्मूला लग जाएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 1.5। NO में 15 इलेक्ट्रॉन है तो अगेन शॉर्टकट फॉर्मूला लग जाएगा हाफ 10 माइनस 5 इज 2.5। He2 प्लस में कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2 माइनस 1 दैट इज हाफ। और C2 माइनस में कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी शॉर्टकट फॉर्मूला लग जाएगा हाफ 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा N2 माइनस का, फिर NO का, फिर O2 माइनस का और फिर He2 प्लस का। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है पानी 104.5, अमोनिया इज 107, CO2 इज लीनियर। तो सारा ही इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, फॉल्स।
बेरिलियम कैल्शियम क्लोराइड आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हो ही नहीं सकते। CF4 की सेम शेप है? नहीं है। CF4, आप H का फॉर्मूला लगाओ, sp3 टेट्राहेड्रल है। और SF4 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, और इसकी पाई शेप होती है। C2 मॉलिक्यूल हैज ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, ये सच है, आपको पता ही, एक्सेप्शन है, C2 में दो बॉन्ड होते हैं और एज एन एक्सेप्शन दोनों पाई बॉन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? BeO2 इज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल। सही बात है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। He2 इज नॉट स्टेबल, लेकिन He2+ सही है, क्योंकि He2 का तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, लेकिन He2+ का बॉन्ड एंगल 1.5 है, जो कम से कम जीरो तो नहीं है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ N2 की ज्यादा होती है, क्योंकि N और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये सही है। N2 का ये ऑर्डर है, σ2s, σ*2s, σ2pz पहले नहीं आएगा, ये गलत है। पहले आएगा π2px, π2py। डज नॉट एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। मैं सिर्फ आंसर दे देता हूँ, डायमैग्नेटिक कौन नहीं है, क्वेश्चन ही गलत था ये। अ, मैं आपको बता दूं, सिर्फ C2 डायमैग्नेटिक है, ऑल अदर पैरामैग्नेटिक है। तो C2 होता है σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px2, π2py2। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका ऑर्डर है, इसमें कोई अनपेड नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है। N2+ के अंदर अनपेड है, O2 में दो अनपेड है। O2 और S2 का सेम माना जाता है, क्योंकि ये सेम ग्रुप के मेंबर हैं। तो जिस प्रकार हम कहते हैं O2 में दो अनपेड हैं, बिना कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखे, सेम परिवार होने के कारण हम कहते हैं S2 में भी दो अनपेड हैं। ये पहले 12th में क्वेश्चन हुआ करता था। तो क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, कौन डज नॉट काट देते हैं, कौन एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक कर लो क्वेश्चन। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग एंटी बॉन्डिंग, देन द मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है? जब बॉन्डिंग ज्यादा होते हैं, एंटी बॉन्डिंग कम होते हैं। एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये कम रहे तो अच्छा है। N2O2 जब कन्वर्ट होते हैं अपने आयन में, तो क्या होता है? N2 से बन रहा है N2+, O2 से बन रहा है O2+। सो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है, और N2+ का निकालोगे तो 2.5 आएगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और O2+ का 2.5 आएगा। इन N2+, NN बॉन्ड वीक हो जाएगा। NN बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सो हाँ, NN बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, ये सही है। इन O2+, OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। हाँ, ये भी सही है। O2+ में O बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, सही है। इन O2+ पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। हाँ, ये सही है, क्योंकि O2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, π*2px1, π*2py1, लेकिन इसमें एक ही अनपेड होता है, क्योंकि एक चला गया, π*2py0। सो ये सही है। N2+ बिकम डायमैग्नेटिक, ये गलत है, क्योंकि N2 में कोई भी अनपेड नहीं होता, लेकिन इसमें एक अनपेड है। आप इसका अपने आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे, इसमें एक अनपेड है। सो डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्बिटल थ्योरी? He2 नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। बॉन्ड लेंथ, करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड लेंथ। सो सी सही है। O2 में
16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ 10 - 6। O2 माइनस में 17 होते हैं, हाफ 10 - 7। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। O2 प्लस, गलत हो गया ना, O2 प्लस बॉन्ड लेंथ पूछा, सो O2 माइनस की ज्यादा होगी। नॉट करेक्ट। हाँ तो ये नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज। सो आपको मॉलिक्यूल दिए हैं N2, N2 प्लस, O2, O2 माइनस। N2 में हो गए 14। इसमें मेरा वो शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है, इसमें नहीं लगता है। इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 9 - 4 है, 16, 17। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, देखो, एक तो ऑपोजिट चार्ज सामने है, प्लस के सामने माइनस आ रहा है, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो पाई हो गया, एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर डायमैग्नेटिक। सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये N2 प्लस है। डायमैग्नेटिक कौन है? CO, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। आप चेक करना, इसमें एक अनपेयर्ड है, इसमें दो अनपेयर्ड है, इसमें एक अनपेयर्ड है। जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। ओनली पाई बॉन्ड आपको पता है C2 में होता है। In the macroorbital diagram, N2 plus, the number of electrons in sigma 2p is, N2 plus में 13 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। पहले पाई 2p x भरा जाएगा, फिर पाई 2p y भरा जाएगा, सिग्मा 2p z बाद में आएगा, इसमें एक ही बचेगा। कौन सी बात सही है? इन द माइक्रो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बिफोर बॉन्डिंग, गलत, पहले बॉन्डिंग बनता है। फोटो में बॉन्ड 3 है, गलत, 2 होता है। बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। B2 मॉलिक्यूल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। B2 में है 10 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x1, पाई 2p y1। तो इसमें दो अनपेयर्ड है, ये गलत हो गया। रेंज ऑफ O2 से O2 माइनस, द इलेक्ट्रॉन एड इन विच। O2 होता है 16 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2, सिग्मा 2p z2, पाई स्टार 2p x1, पाई स्टार 2p y1। जब ये O2 माइनस बनेगा तो 18 हो जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे, वो एंटी बॉन्डिंग में ऐड होंगे, तो ये भी दो हो जाएगा और ये भी दो हो जाएगा। इसमें सिमेट्री नहीं दिखाई, लेकिन आप इसको देख के सिमेट्री समझ जाना। तो आप देखो, ये दोनों सेम सिमेट्री के आ रहे हैं और एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, देखो, दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग।
तो सेम सिमेट्री के आ रहे हैं, इसका मतलब बॉन्डिंग है, और एक्सेल ओवरलैपिंग हो रही है, तो सिग्मा हो गया। सो डी, डी, सिग्मा, बॉन्डिंग। ध्यान लगाओ, समझ में आएगा। ये पी है और ये डी है, ये डी है, ये डी है, क्योंकि डबल लोब हो गए। इसमें आप देख सकते हो सेम सिमेट्री, लेकिन पाई बॉन्ड बना रहे हैं। सो पी डी पाई, पी डी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि सिमेट्री ऑपोजिट आई तो एंटी बॉन्डिंग। हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सेम सिमेट्री के आ रहे हैं। सो ये हो गया क्यू। देखो ये सेम सिमेट्री है, ये खाली, ये खाली, ये भरा, ये भरा, ये प्लस माइनस की जगह पे शेड दिखाया हुआ। अगेन आप देख सकते हो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, लेकिन ऑपोजिट सिमेट्री जा रही है, सो ये एंटी बॉन्डिंग होगी। एक पी है और एक डी है। ये आप देख सकते हो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है और ऑपोजिट सिमेट्री है। सो दिस इज डी, डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ गया तो ज्ञान बढ़ जाएगा। ऑपोजिट लोब्स पी ऑर्बिटल के ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, सही बात है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, लेकिन डी ऑर्बिटल हैव सेम स्पिन, ये बिल्कुल सच है। तभी मैं कहता हूं कि आप पैकेज करो, क्योंकि ये बातें हम नॉर्मल क्लासेस में दिखा भी नहीं पाते। देखो ये प्लस के सामने यहाँ प्लस होता है और माइनस के सामने यहाँ माइनस होता है, आप बुक में चेक करो, आप हैरान हो जाओगे। सो ये सच है। ऑपोजिट लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल हैव ऑपोजिट चार्ज, चार्ज वर्ड तो यूज ही नहीं हो सकता, गलत। कोई चार्ज वार्ज नहीं होता, ये साइन ऑफ सिमेट्री या वेव फंक्शन के साइन होते। इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉसिबल ओनली व्हेन एनर्जीज आर नियरली सेम, ये सही है। लार्जर एनर्जी डिफरेंस हो तो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या पुअर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है, सही है। इसलिए कहते हैं कि एक जैसी शेप और एक जैसी सिमेट्री, एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल ही ओवरलैप करें। He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, सही है, क्योंकि He2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से ज्यादा होते हैं, गलत है। दोनों बराबर होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। एंटी बॉन्डिंग ज्यादा नहीं होती। फोटो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, सही है, इसमें दो अनपेयर्ड होते हैं। माइक्रो ऑर्बिटल ऑफ O2 हैज टू अनपेयर्ड, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। एंटी बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल H2, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियर। बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में होती है, सही है। बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, चल झूठा, कंस्ट्रक्टिव से बनता है। पाई टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी एक्स हैव वन नोडल प्लेन, गलत। ये देखो, ये है पाई टू पी एक्स। पाई टू पी एक्स, मैं पूरा बना ही देता हूँ। ये आ गया पाई टू पी एक्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे, इसमें ये नोडल, एक नोडल प्लेन होता है। जब इनका एंटी बॉन्डिंग बनता है, तो इसमें दो नोडल प्लेन होते हैं।
सो पाई टू पी एक्स में एक होता है और पाई स्टार टू पी एक्स में दो होते हैं। All macroorbital are formed by side-wise overlapping of 2p orbital have one nodal plane। गलत। जिनमें भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो, दोनों में सेम नोडल प्लेन होंगे। मैंने भी साबित करने में लगा तो हुआ हूँ, सेम नहीं होते भाई। इनमें सेम नहीं है, आप देखो। ये जान निकालेगा। सो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, बोथ रॉन्ग। डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, शेप वगैरह नेट पे देखो। डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ। सीओ 14 इलेक्ट्रॉन, 10 - 4 3, एंड एनसी प्लस एनओ प्लस एनओ। सो इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स कुछ नंबरिंग में भी चेंजेस हैं, वो देख लेना। AX is a covalent diatomic molecule. A and X are the second row element based on the microorbital. Bond order of AX is 2.5. Total number of electrons in AX। दोनों सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं और दोनों अलग हैं। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है। एक्सपीरियंस की बात है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 15। पहले देखा होता है, बार बार पढ़ा होता है, तो बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि सेकेंड पीरियड में ज्यादा एलिमेंट नहीं है। सो वी कैन यूजली जज की किसके बारे में बात हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है। इससे भी आप सीख सकते हो, 10 - 5 तो 15 हो गए। नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कितने होंगे। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और पीछे मैंने आपको दिखाया था σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px1, π2py1। इसमें दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है। Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, σ1s2, σ*1s2, σ2s2। इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। C2 पीछे दिखाया था मैंने, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। C2 माइनस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस में एक भी नहीं है। O2 प्लस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और He2 प्लस में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने लोग पैरामैग्नेटिक हैं, वो हैं B2, C2 माइनस, O2 प्लस एंड He2 प्लस। इन सबको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो कुल 4 लोग हैं। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ तक करो। कुछ क्वेश्चनों के नंबर में वेरिएशन है। आप अपने आप क्वेश्चन नंबर तो चेक कर सकते हो, पढ़े लिखे हो तो अपने आप मैनेज कर लेना।